तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल सुबह सुबह जब उठा तो एक अफसोसनाक खबर आई एंड्रू साइमंड्स के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के हरफन मौला खिलाड़ी, बेहतरीन बैट्समैन, फील्डर, बॉलर, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, 20 हो, T20 सभी में खेला। और फिर कल पूरी कहानी पढ़ने का भी मौका मिला। जिस तरीके से साइमंड्स की कहानी थी कि कैसे वो अपने असली माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई, किसी और ने पाला, ऑस्ट्रेलिया लेकर आए, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजरी। एक वक्त फिर ऐसा आया कि इंग्लैंड की तरफ से खेलने का मौका मिला, पर उन्होंने कहा कि उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार सब ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो शायद ऑस्ट्रेलिया छूट जाएगा, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड के उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। वापस ऑस्ट्रेलिया गए, फिर किस तरीके से खेला, लेकिन फिर करियर बना नहीं, फिर बाहर हो गए। फिर किस तरीके से वर्ल्ड कप में उनको बुलाया गया और एक मैच जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के करीब 4 विकेट 50-60 रन पे गिर गए, और ऐसे में रिकी पॉन्टिंग के साथ एंड्रू साइमंड्स ने उस मैच में सेंचुरी ठोकी और 300 प्लस का स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया ने। और फिर वहाँ से कैसे एंड्रू साइमंड्स की ज़िंदगी पलटी। तो ये कि एक बेहतरीन खिलाड़ी, मैदान के बाहर थोड़ा वो गुस्से वाले भी। और आपको याद होगा वह इंसिडेंट हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच में जो बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन एक बेहतरीन इंसान सिर्फ 1975 की पैदाइश थी और 2022 मतलब 47 ईयर की एज में इधर अजीब सा एकदम, मतलब बीच में शेन वॉर्न की खबर, एंड्रू साइमंड्स की, और अब तक की जो खबर आई है वो यही है कि वो कार चला रहे थे, कार में अकेले थे और रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, घर वालों को सब्र दे। ऐसी खबरें कई बार झकझोर देती हैं जो अचानक इस तरह से आती हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत पहले इसी क्राइम तक में मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था, फर्जी था वो, कि पुलिस वाले रस्सी को सांप कैसे बनाते हैं। एक नाई की दुकान से मैंने वो शुरू करके कहानी बताई थी। लेकिन आज की कहानी कहीं ना कहीं कानून की दुनिया में, हकीकत की दुनिया में पूरी तरह से सच साबित की पुलिस ने, और ये सच्ची कहानी है। चंद्रेश मर्सकोले, एक नौजवान, मध्य प्रदेश का रहने वाला, मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला, और गोंड ट्राइब से, गोंड आदिवासी जाति से उसका ताल्लुक। अब ट्राइब्स, आदिवासी, आपको पता है, हम चाहे कितना बदल जाएं, बहुत सारी जगहों पे आज भी इनको बहुत सारे लोग उस नज़र से देखते हैं कि ये बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, और शायद इसी वजह से उनको बराबरी का दर्जा भी नहीं मिलता। लेकिन चंद्रेश मर्सकोले पढ़ने लिखने में बचपन से तेज़, माँ बाप गरीब, गोंड ट्राइब्स के, और उसका सपना था कि वो कुछ ऐसा करे कि उसके माँ बाप की ज़िंदगी पलट जाए। बचपन से चूँकि पढ़ने में तेज़ था, बड़ा हुआ, उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया और आखिरकार मेडिकल एग्ज़ामिनेशन को भी क्लियर किया और उसे दाखिला मिल गया गांधी मेडिकल कॉलेज, नामचीन गांधी मेडिकल कॉलेज में, भोपाल, MBBS में। ये पूरे बालाघाट, अपने कास्ट, अपने इलाके का पहला लड़का था चंद्रेश, जो डॉक्टर बनने जा रहा था। पूरा गांव खुश, उस जाति के लोग उसे फ़ख्र से देखते, उससे प्रेरणा लेते, बाकी बच्चों से भी कहते कि देखो अगर वो बन सकता तो तुम भी मेहनत करो। एक आइडियल हो चुका था चंद्रेश। इसके बाद वो भोपाल में अब MBBS की पढ़ाई कर रहा है। इसी दौरान, पढ़ाई के दौरान, उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है जिसका नाम था श्रुति। श्रुति और चंद्रेश में प्यार हो जाता है। पढ़ाई जारी है, पहले 3 साल बड़े अच्छे से गुजर गए, 4th एंड फाइनल ईयर चंद्रेश का। इसके बाद अब वो एक MBBS डॉक्टर बनता और उसके परिवार के सारे सपने पूरे होने जा रहे थे। लेकिन 4th ईयर में फाइनल एग्ज़ाम को कुछ ही दिन बाकी थे, उससे पहले ही एक अजीब हादसा होता है। 20 अगस्त 2008, 20 अगस्त 2008, चंद्रेश के कॉलेज का एक सीनियर, जो डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट, डॉक्टर हेमंत वर्मा नाम, डॉक्टर हेमंत वर्मा 20 अगस्त 2008 को एक लेटर लिखते हैं उस वक्त के भोपाल के IG को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनका नाम था शैलेंद्र श्रीवास्तव। डॉक्टर हेमंत वर्मा अपने लेटर में ये लिखते हैं कि वो इंदौर गए थे किसी काम से, रात को लौट कर आए तो उनका ड्राइवर राम प्रसाद उन्हें मिला और राम प्रसाद ने उसे कहानी सुनाई। राम प्रसाद दरअसल उस दिन चंद्रेश को लेकर डॉक्टर हेमंत वर्मा की गाड़ी में कहीं बाहर गया था भोपाल से।
लेटर में ये लिखा है डॉक्टर हेमंत ने आईजी को कि मुझसे चंद्रेश ने मेरी गाड़ी मांगी कि मुझे होशंगाबाद जाना है, तो मैंने गाड़ी दे दी। गाड़ी के साथ अपना ड्राइवर भी दे दिया राम प्रसाद। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए, मैं इंदौर चला गया। लेकिन फिर वहाँ से रात को जब मैं लौट कर आया हूँ तो मुझे राम प्रसाद ने कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब हम गाड़ी में गए तो होशंगाबाद जाने की बजाय चंद्रेश ने गाड़ी का रुख मोड़ दिया और वो पचमढ़ी की तरफ ले गया। बोला पचमढ़ी की तरफ जाने के दौरान एक जगह पर सन्नाटा था, तो वहाँ पे नेचर कॉल के लिए गाड़ी रोक दी और राम प्रसाद ने कहा कि मैं 1 सेकंड आता हूँ। तो उसने गाड़ी रोक दी, नेचर कॉल के लिए गया वो। इस दौरान उस लेटर में लिखा कि उसके बाद तभी देखा राम प्रसाद ने कि गाड़ी रुकने के बाद चंद्रेश गाड़ी की डिक्की खोलता है और उसके अंदर बोरी में एक वजनी चीज़, उसको उठाकर पास में एक नदी है और उस नदी में ले आकर उस बोरी को फेंक देता है। उस बोरी में कोई लाश थी, जो राम प्रसाद ने मुझे बताया, यानी कि डॉक्टर संतोष वर्मा को, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। अब ये लेटर उन्होंने आईजी को लिखा, उस वक्त आईजी रेंज भोपाल। अब आईजी रेंज को ये लेटर पढ़ने के बाद लगा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि तफ्तीश करते हैं। उसके बाद पचमढ़ी के आसपास तलाशी के लिए कहा गया और इत्तफाक से 23 अगस्त को पचमढ़ी के करीब एक नदी से एक लाश मिलती है। लाश की शिनाख्त हुई श्रुति के तौर पर। श्रुति जो कि चंद्रेश की गर्लफ्रेंड थी। अब जैसे ही लाश बरामद हुई, अगले दिन पुलिस ने, बालाघाट लौट चुका था चंद्रेश, उसे गिरफ्तार कर लिया अपनी ही गर्लफ्रेंड के कत्ल के इल्ज़ाम। और गिरफ्तारी की वजह क्या थी? एक लेटर जो सीनियर रेजिडेंट ने लिखा, वो भी सीधे आईजी को, और उसने बताया कि मेरी गाड़ी लेकर गए और ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद 3 दिन बाद वो लाश बरामद भी हो गई। अब यहाँ तक केस आईने की तरह साफ, लेकिन अब इधर चंद्रेश और उसके घर वालों पर पहाड़ टूट पड़ा। फाइनल ईयर, बस कुछ महीने के बाद वो एक डॉक्टर MBBS, पूरे गांव, पूरी बिरादरी, पूरी सबकी नज़र उसके ऊपर थी कि गांव की किस्मत बदलेगा, अपने लोगों का नाम रोशन करेगा। पहला था जो डॉक्टर बनने जा रहा था। वो सारे सपने टूट गए। चंद्रेश गिरफ्तार होकर जेल चला गया। जेल जाने के बाद अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। करीब साल भर मुकदमा चला। 31 जुलाई 2009 लोअर कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि चंद्रेश ही अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति का कातिल है और इसीलिए इस जुर्म को करने के लिए उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। 2009 में चंद्रेश को लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। चंद्रेश, उसके परिवार, सबकी उम्मीदें टूट गईं। अब लगा कि ये ज़िंदगी ख़त्म, कहानी ख़त्म, डॉक्टर बनने का सपना ख़त्म। धीरे धीरे वक्त बीता। चंद्रेश सदमे से बाहर आया। तय वक्त जो कानूनी छूट थी, उसी दौरान उसने इसको, लोअर कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब हाई कोर्ट में यह मामला गया। हाई कोर्ट ने अपना वक्त लिया। वक्त लेते 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 2022 आ गया। 2022 9 मई, मंडे का दिन। करीब 13 साल हो चुके थे अब तक चंद्रेश मर्सकोले को भोपाल सेंट्रल जेल में रहते हुए। साल भर एक विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल के तौर पर जेल में रहा और उसके बाद एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 13 साल, 4740 डेज, एक्चुअल में जो एग्जैक्ट दिन उसने जेल में काटे, 4740 दिन वो जेल में रहा। यह अपराध कहें, 4740। इसके बाद 9 मई को मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट का फैसला आता है। 13 साल जेल रहने के बाद हाई कोर्ट अपने फैसले में कहते हैं कि चंद्रेश बेकसूर है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल नहीं किया और इसीलिए उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। ये छोटी सी 3-4 लाइनें सिर्फ नहीं है, इसके आगे जो कुछ हाई कोर्ट ने कहा, ऐसे बड़े कम हाई कोर्ट के जजमेंट आते हैं जो किसी के खिलाफ, खास तौर पर पुलिस के खिलाफ कहे जाते हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सुनीता यादव,
2 जजों की ये बेंच थी और इन्होंने अपने फैसले में कहा कि एक ऐसा नौजवान जो अपनी बिरादरी, अपने घर वालों का सपना पूरा करने जा रहा था, जो उनकी उम्मीदों का एक सहारा था, उसे कैसे पुलिस ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और कैसे एक बेकसूर को कातिल बताया, कैसे पुलिस ने अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से नहीं निभाया और 13 साल तक वो क्यों जेल के पीछे रहा, जबकि असली कातिल को न पुलिस ने ढूंढा, न ढूंढने की कोशिश की, बल्कि वो असली कातिल को बचाने की ही जुगत में लगी रही। अदालत ने ये सारी टिप्पणी की। इसके बाद क्या क्या हुआ ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अदालत ने जो सारे केस देखे, जिस पॉइंट्स के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई और फैसला आया, अब मैं आपके सामने रखता हूँ और इससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कई बार हमारी पुलिस कैसे काम करती है और रस्सी का सांप कैसे बनाया जाता है। इस केस में पूरी ऐसे समझिए कि अदालत का सीन है, पीछे कटघरा भी आप देख ही रहे। केस खड़ा था एक शख्स के बयान पर, डॉक्टर संतोष वर्मा, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। वो पुलिस के पास जाते हैं, आईजी के बल के पास, आईजी, और आईजी से कहते हैं कि मेरी गाड़ी मांगी चंद्रेश ने, मैंने अपने ड्राइवर समेत दिया, वो गया, उसके बाद रात को आए और मुझे बताया ड्राइवर ने कि उसने श्रुति का मर्डर किया और लाश को बोरी में डाला और उसके नदी में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस लाश बरामद करती और सीधे चंद्रेश को गिरफ्तार कर लेती, क्योंकि डॉक्टर संतोष ने ये लेटर में लिख के अपने आईजी को दिया था। अब इसके बाद डॉक्टर संतोष का भी बयान होता है, हाई कोर्ट में बुलाया जाता है, लोअर कोर्ट में भी, और जो ड्राइवर है राम प्रसाद, उसका भी बयान दर्ज होता है। अब ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है और जो तरीका है वो भोपाल पुलिस ने किया ही नहीं। दोनों के जो रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट थे अलग थे। जो ड्राइवर है उसको जब बुलाकर पूछा गया कोर्ट में कि आपने क्या देखा था होशंगाबाद या फिर पचमढ़ी जाते हुए, तो ड्राइवर ने बयान दिया कि मैं एक जगह गाड़ी रुका, मुझे शुशु करने जाना था, उसके बाद मैंने देखा कि कोई बोरी में कोई सामान है और वो चंद्रेश बाबू ने फेंका। तो उसने कहा आपको मालूम था कि बोरी में क्या है, और आपने कहा बोरी बहुत भारी है। तो आपने जब उसको छू के नहीं देखा और ये बोरी भी था ये भी आपको पता नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो बोला हाँ मैंने उठाया नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता वो भारी था या हल्का। तो उसने कहा आपने कत्ल होते हुए देखा? उसने कहा नहीं। तो बोला फिर कैसे मान लिया कि आप बोरी में लाश हो सकती? उसने कहा ये तो मैंने कहा नहीं। तो फिर डॉक्टर संतोष वर्मा ने आईजी को लेटर में ये क्यों लिख कर दिया कि उसने, ड्राइवर ने मेरे ये बयान दिया था कि उसने श्रुति का कत्ल किया, लाश बोरी में रखी, बोरी को नदी में फेंका। दोनों के यहाँ पे कंट्राडिक्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये कहा गया कि गाड़ी लेकर गए थे, तो रास्ते में एक टोल प्लाजा पड़ता है जो पचमढ़ी से पहले। उस टोल प्लाजा की एक खासियत है, हालांकि बाकी देश में शायद ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे एक कार में कितने लोग बैठे हुए इस हिसाब से वो पैसे लेते हैं। बाकी हर जगह गाड़ियों के हिसाब से लिया जाता है कि आपकी गाड़ी का फिक्स है, बट वहाँ अगर सपोज 3 है तो 3 के हिसाब से पैसे, 4 है तो 4 के हिसाब से पैसे। एक जगह पे जब इस टोल से ये गाड़ी गुजरी, डॉक्टर संतोष वर्मा की, जो जिसमें चंद्रेश बैठा हुआ था, तो उस टोल पे इस कार के लिए 4 लोगों के हिसाब से पैसे काटे गए। इसका मतलब ये था कि इस कार में 4 लोग थे, लेकिन पुलिस ने कभी भी ये जानने की या इस बात की इन्वेस्टिगेशन की कोशिश ही नहीं की कि चंद्रेश और राम प्रसाद के अलावा बाकी 2 लोग कौन थे उस कार में। ये कहीं पे रिकॉर्ड पे है ही नहीं। तो ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जिसका कोई सिर पैर नहीं। अजीब बात और जो पुलिस ने किया, जिस कार का इस्तेमाल किया संतोष वर्मा के चंद्रेश ने, वो कार श्रुति की लाश बरामद होने और चंद्रेश की गिरफ्तार होने के 15 दिन के बाद पुलिस ने सीज किया। इन 15 दिनों तक वो कार जो है, जो मौका वारदात का एक बहुत बड़ा सबूत था, वो उसी डॉक्टर संतोष वर्मा के कब्जे में थी, जिस संतोष वर्मा ने सबसे पहले लेटर लिखकर पुलिस को, बल्कि आईजी को, ये कहा था कि हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ चंद्रेश ने किया है। अब उन 15 दिनों के बाद आखिरकार पुलिस को होश आता है, याद आती है कि इस कार को भी तो बरामद करना, केस प्रॉपर्टी है। कार को उठाते हैं। जब कार उठाते हैं तो उस कार के अंदर से फिर पुलिस बताती है कि मैट पे हमें कुछ खून के धब्बे मिले, लेकिन वो खून के धब्बे नहीं लिखे होते हैं, वो लिखते हैं कुछ सिक्रेशन मिले। आमतौर पे पुलिस की जो भाषा होती है वो सारी वो लिखाते हैं कि खून के कुछ
धब्बे, ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं। लेकिन 15 दिन तक कार किसी और के पास, कार के सारे सबूत, सारी चीज़ें बनाई भी जा सकती हैं, बिगाड़ी भी जा सकती हैं, नए सबूत पैदा भी किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें 15 दिन बाद यहाँ पे भी हाई कोर्ट ने नोटिस किया। ये सब लूप होल्स है कि पहला, ड्राइवर का बयान गलत, उसने कहा ही नहीं जो हेमंत ने कहा। दूसरा, किसी ने कत्ल होते नहीं देखा। तीसरा, टोल प्लाजा ने बताया कि कार में 4 लोग थे, बाकी 2 के बारे में पुलिस ने कभी जांच ही नहीं की। कार 15 दिन तक आपने सीज क्यों नहीं किया? खून के धब्बों के बारे में आपने पूरा सही क्यों नहीं बताया? और ये कि ये खून के धब्बे कहाँ से आए? और सबसे बड़ी बात, कत्ल से पहले, श्रुति की लाश मिलने से पहले डॉक्टर संतोष वर्मा ने आईजी साहब को लेटर लिखकर क्यों ये कहा? उसमें था कि मुझे कुछ गड़बड़ होने की आशंका लग रही है। और ये आईजी साहब को जो खत लिखा था शैलेंद्र श्रीवास्तव, उसके 3 दिन के बाद लाश मिलती है। और कोर्ट ने एक और चीज़ कही कि जिस दिन ये गाड़ी दी थी संतोष वर्मा ने, उस दिन वो कहाँ थे इस बारे में पुलिस ने तस्दीक ही नहीं की कि खुद संतोष वर्मा का लोकेशन क्या था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं इंदौर गया था किसी काम से, लेकिन ये उन्होंने कहा, इस बात की कोई तस्दीक नहीं की गई। जबकि मोबाइल उस वक्त भी था 2008 में, तो आराम से तस्दीक हो सकता था। लेकिन पुलिस ने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि डॉक्टर संतोष वर्मा उस दिन कहाँ थे। भोपाल थे, इंदौर थे, पचमढ़ी के रास्ते में थे, होशंगाबाद थे, कहाँ थे? तो खुद जो शख्स बता रहा है उसका ही लोकेशन नहीं मालूम। और इन सबसे बड़ी बात जो हाई कोर्ट ने कहा वो ये कि आईजी रेंज भोपाल शैलेंद्र श्रीवास्तव और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर संतोष वर्मा, ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीबी और जानकार थे। संतोष वर्मा एक तरह से लेटर लिखकर इसके बाद कूहे फिजा पुलिस स्टेशन है वहाँ भी गया और कहते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन हो, कैसे जांच हो, ये खुद डॉक्टर संतोष वर्मा पुलिस को डिक्टेट कर रहा था। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से ये खुद लेटर लिखा डॉक्टर संतोष वर्मा ने और जिस तरीके से पुलिस को गाइड कर रहा था, जिस तरीके से उसका रिलेशन आईजी उस वक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव के साथ था, उन सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने ये चूक की कि संतोष वर्मा की भी जांच होनी चाहिए थी। क्या पता सच कुछ और होता। गाड़ी क्यों दी उसी दिन, सारी बातें पहले से कैसे पता, और गाड़ी फिर 15 दिन तक अपने पास क्यों रखा जबकि वो एक केस प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वो खुद कह रहा कत्ल हुआ है। ये सारी चीज़ें, फिर ड्राइवर को लेकर झूठ बयान दिया। ड्राइवर ने कभी नहीं कहा कि कत्ल देखा मैंने या बोरी में कुछ ऐसी चीज़ थी। तो एक गवाह ही सस्पेक्ट के तौर पर सामने आ गया, लेकिन पुलिस ने ज़रा सी भी मेहनत करने की कोशिश ही नहीं की और उसने डॉक्टर संतोष वर्मा के बारे में छानबीन ही नहीं की। और दूसरा, आज तक पुलिस या कोर्ट मोटिव ही नहीं निकाल पाई कि जिस गर्लफ्रेंड चंद्रेश और श्रुति के बीच, दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, श्रुति को चंद्रेश क्यों मारेगा? कोई तो मकसद और मोटिव होना चाहिए, वो कहीं नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक फालतू कहानी थी और एक बेकसूर इंसान को, एक अच्छे भले लड़के को जो पढ़ने लिखने में तेज, उसका 13 साल बर्बाद कर दिया इस सिस्टम ने, इस पुलिस ने। और इसके लिए उस वक्त की पुलिस जो जांच कर रही थी वो जिम्मेदार, इसके लिए वो शख्स जो विटनेस बनकर आया उसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने बेसिक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और इसके बाद यही नहीं रुकी हाई कोर्ट, उसने कहा कि अगर चंद्रेश को गिरफ्तार न किया जाता 2008 में, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था, अगले कुछ महीनों के बाद वो एक MBBS डॉक्टर होता, और अगर वो MBBS डॉक्टर होता और फिर नौकरी करता, चाहे वो सरकारी डॉक्टर बनता या प्राइवेट अपना प्रैक्टिस करता, तो हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 1 साल में पर एनम सिर्फ 3 लाख रुपए भी अगर वो कमाता अपने घर वालों के लिए जो उम्मीद भरी नज़रों से उसको देख रहे थे, तो मिनिमम उन्होंने कहा हाईकोर्ट ने कि 3 लाख रुपए 1 साल का तो कमाता कम से कम। तो उस हिसाब से इस सरकार को पुलिस की इस नाकामी के लिए चंद्रेश को पैसा देना चाहिए। और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में न सिर्फ चंद्रेश को बरी किया है, बल्कि MP सरकार से कहा है कि वो फौरन इस फैसले के 90 दिनों के अंदर अंदर चंद्रेश को 42 लाख रुपीस दिया जाए विथ 9% इंटरेस्ट, 42 लाख रुपए 9% ब्याज के साथ।
क्योंकि अगर वो 13 साल जेल में न रहता तो हालांकि इससे बहुत ज़्यादा कमाता, लेकिन फिर भी उसे दिया जाए। तो 42 लाख का मुआवजा, ये सारी चीज़ें। बाहर आया चंद्रेश, उसने कुछ बात नहीं की, सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया। उसने कहा कि 13 साल पहले जहाँ मेरी ज़िंदगी रुक गई थी, मैं 13 साल बाद वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। मैं फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने घर वालों, अपनी बिरादरी का नाम रोशन कर सकूँ। बस उसका अब यही ड्रीम है। वो बिल्कुल कुछ और बात नहीं करना चाहता कि क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो फिर से डॉक्टर बनना चाहता है। और हम सब की भी यही दुआ है कि वो डॉक्टर बने। और जो कुछ उसके साथ हुआ, उन लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए, सिर्फ मुआवजा काफ़ी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल रह गया कि अगर हाई कोर्ट के हिसाब से अब चंद्रेश बरी है, तो फिर श्रुति का कातिल कौन है? 13 साल तक उसने कानून की आंखों में क्यों धूल झोंक रखा है? उस वक्त के जितने भी पुलिस वाले इस केस से जुड़े हुए थे, खासतौर पर सीनियर लेवल पे, मुझे लगता है कि इन सब की भी जांच होनी चाहिए। इस केस में डॉक्टर जो सीनियर रेजिडेंट संतोष वर्मा, जो लेटर लिखकर जिस तरीके से सारी चीज़ें कर रहे थे, उसके बारे में भी पूरी जांच होनी चाहिए और श्रुति के असली कातिल को सामने लाया जाना चाहिए। लेकिन इस कहानी का अफसोसनाक पहलू ये है कि किस तरह पुलिस ने एक बेकसूर को, क्योंकि अब अदालत का फैसला आ चुका हाई कोर्ट का, उसकी 13 साल बेशकीमती ज़िंदगी छीन ली। ये मुआवजा, ये इम्तिहान, वो फिर से डॉक्टर बन जाए, सब अपनी जगह है, लेकिन वो सुनहरे 13 साल शायद उसे कोई नहीं लौटा सकता। और यही सबसे अफसोसनाक है। तो ये थी आज की कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही सिलसिला। आज संप्राक्षा भंडारी, इनका जन्मदिन है, और संदेश भंडारी जी की बिटिया हैं, ये नेपाल से हैं, और इत्तेफाक से आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी नेपाल के दौरे पर हैं। तो हैप्पी बर्थडे संप्राक्षा। पंकज सहारन, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पंकज, राहुल ने भेजा है। साथ में शाइस्ता अंसारी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शाइस्ता जी। और ये आफ्ताब अंसारी जी की वाइफ है। इसके अलावा सिमरनजीत कौर जी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सिमरनजीत कौर जी। और जतिंदर सिंह जी ने भेजा है, इनकी पत्नी है, होशियारपुर से हैं ये। अजीत मिश्रा की मम्मी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजीत मिश्रा आपको, अपनी मम्मी के इस जन्मदिन के लिए और पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। ऊपर वाला उन्हें हमेशा अच्छा रखे। और ये टुकरला है उड़ीसा में एक जगह, वहाँ से है। प्रमार अतुल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रमार, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। सूरत से हैं ये। इसके अलावा अमर पाटिल सिंगापुर से एक स्टोरी की फरमाइश की है। संदीप सरका हैं। इसके अलावा विजय कोटियान हैं। इनका कहना था, अभी जो मैंने कहानी सुनाई थी एक आपको गुजरात की, जो 15 साल तक पुलिस को धोखा दे रहा अपनी बीवी के कत्ल के बाद, तो उसमें माँ को तो पता था, तो क्या माँ एक्यूज़ नहीं है? बिल्कुल कानून की नज़र से माँ भी उसमें बराबर के जुर्म की शरीक है, क्योंकि उसने सच्चाई छुपाई। इसके अलावा मनीष मेर हैं, राज रतन हैं, और प्रीनी राय हैं। थैंक यू सो मच आपका। और स्टोरी की एक फरमाइश भी की है। ताहिर खान है बेंगलोर से। आशीष गुलेरिया है चंडीगढ़ से, थैंक यू सो मच आपके प्यार भरे मेल के लिए। राकेश पालीवाल हैं कि स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा साजिद हुसैन हैं और बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन अभी अबू धाबी में हैं। गौरव पाल हैं, ये उसराहार इटावा। मेल पर एक स्टोरी आप, इन्होंने कहा कैसे स्टोरी भेजें, तो आप मेल पे स्टोरी भेज सकते हैं। जयप्रकाश राहुल हैं, और आलोक और रेखा इनके दोस्त की शादी, तो बहुत बहुत बधाई आपको। मोहसिन मौलवी हैं, और ये जोशी भयंकर केस पुणे, मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ मोहसिन साहब, इसी क्राइम तक की कहानी में मिल जाएगी आपको। फराज रज़ा हैं सऊदी अरब से। और शाकिर खलीली, यानी शकीरा खलीली की कह रहे हैं कि कहानी थी, लेकिन क्राइम तक की लिस्ट में मिल नहीं रही है, वो हटा दी गई है कुछ वजह से। वो वजह मैं आपको बताऊंगा सितंबर अक्टूबर में, लेकिन ऐसी और कोई वजह नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ और बन रहा है। तो शाकिरा खलीली के ऊपर जो कुछ बन रहा है वो आप देखेंगे तो मज़ा आएगा, तो इसलिए तब तक उसको हटाना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा सुमन पॉल एक स्टोरी की फरमाइश की है। रोहन कुमार हैं, ब्लडी मैरी की कहानी सुनना चाहते हैं, और शायद मैं ये सुना चुका हूँ। ऋषभ आर्या हैं कानपुर से। इसके अलावा सिम्सन देव वर्मा हैं त्रिपुरा से, एक स्टोरी की फरमाइश की है, और उर्मी सिंह हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया आप तमाम लोगों के। और जो भी कहानियाँ हैं वो जल्द सुनाऊंगा, लेकिन आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।